बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेट ये 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें क्योंकि वीकेंड है। सो हम देखते हैं कि कल थोड़ा सा मौसम रात को चेंज हुआ तो आज लोगों ने कोई ना कोई प्लान बना लेना है। सो गर्मी स्टिल है, सो अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से हम आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है हम उनको भी विश करेंगे। और कुछ आपका सैटरडे को आपको पता है हमारा शो जो है वो कुछ डिफरेंट इस तरह से होता है कि हम चाहते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा हो। सो आज भी कुछ स्पेशल आपके लिए हमने अरेंज किया है। खबरों की तरफ आते हैं। आज की पहली खबर लाहौरियों के लिए बुरी खबर है। पानी भी महंगा, LNG की कीमत में 6.5% तक इजाफा। बिजली और गैस महंगी, रोटी सस्ती कैसे बेचे? तंदूर मालिकान का रोटी 14 रुपए की बेचने से साफ इनकार। ट्रैफिक में खलल की बड़ी वजह सिविल वर्क। ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। सूबाई वज़ीर सेहत खादिम लानजी से ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स की मुलाकात। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहली खबर की तरफ चलते हैं और मैं आयशा से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले ही बुरी खबर ना रख दी। अगर मुझे पढ़ते हुए अफसोस होता है कि मैं क्या सुबह सुबह अपने नाजरीन को बता रही हूँ, पहली खबर ही बुरी खबर। चले बुरी खबर निकाल देते हैं। पानी भी महंगा है, LNG की कीमत में 6.5% तक इजाफा। खोखर साहब जी बिल्कुल, LNG की कीमत जो है 6.5% इजाफा हुआ है। इसके जो गैस था, जहां 200-300 रुपया महीने का मेरे घर का बिल आता था, अब वहाँ 1500-2000 रुपये बिल आता है। गैस महंगा हो गया। बिजली का यूनिट जो है वो 77 रुपये का यूनिट है इस वक्त बिजली का यूनिट आप मिलता है। और मेडिकल की दवाइयाँ सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत की एक रेट लगाई हुई है कि रोटी 14 रुपये की सस्ती कर दी है। रोटी सस्ती कर दिया, क्या आम घर में भी रोटी सस्ती होगी? आम घर में तो रोटी सस्ती नहीं हुई। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमें पेट्रोल सस्ता दे, हमें डॉलर सस्ता दे, हमें बिजली सस्ती दे, हमें गैस सस्ती दे। इस पर फोकस करे हुकूमत। और हुकूमत रोटी सस्ती करके नारे लगा रही है कि हमने रोटी बड़े बल्ले बल्ले कर दिया, और इंतजामिया से वो भी अमल नहीं हो रहा। 14 रुपए में कोई बेच नहीं रहा रोटी, वो भी मसला बना हुआ है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है ना, जो मरियम नवाज शरीफ ने खुद एक लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च इसने किया था कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगी, महंगाई खत्म करूंगी। अब ये वज़ीर आला है तो महंगाई खत्म करके दिखाए। अब ये अगर सिंध में बिलावल 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर सकता है, तो पंजाब में भी बिजली कम से कम जो है ना 200 यूनिट तो लोगों को फ्री कर दे। बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी दे, ये बिजली फ्री करे। अगर बिजली नहीं तो चलो गैस की सब्सिडी दे, अगर गैस की नहीं सब्सिडी दी तो चलो और कुछ नहीं तो हेल्थ जो है उसकी सब्सिडी उसके फ्री कर दे, हेल्थ फ्री कर दे, अस्पतालों में इलाज वाले लोगों का फ्री कर दे, एजुकेशन के जो अदारे हैं वहाँ तलीमी इदारों में फीसें माफ कर दे, प्राइमरी से लेकर। साहब आप पता नहीं क्या मतलब आपका तो ख्वाहिशात बंद होने पे नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया तो दुनिया जन्नत ना बन जाए। मतलब आपने कोई एक दो आप इजहार कर दें अपनी ख्वाहिशात का। आप तो हर चीज ही कही जा रहे फ्री हो जाए तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? सारे कर्जे कैसे उतरेंगे? अली खोखर साहब कह रहे हैं कि हर चीज़ उनकी पूरी हो जाए, फैंटेसी वर्ल्ड बना दी सुबह सुबह। लेकिन देखें ये बात तो ठीक है कि आप हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। आपके डॉलर जो है वो महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और उसके बाद आप बिजली महंगी कर रहे हैं, आप गैस महंगी कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं? ये बात भी खोखर साहब की ठीक है। जब आप महंगाई के नाम से एक मार्च निकालते हैं महंगाई कम करने के लिए, तो वो आपके दावे किधर गए? आप यूनिफॉर्म पहन के आप लोगों की दाद तो वसूल कर सकते हैं, लेकिन असल दाद वो है जब आप लोगों के लिए अमलन तौर पर कोई काम करें ताकि उनको रिलीफ मिले। हाँ ठीक है, सब्जियों की कुछ कीमतों में कमी ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ चीज़ें कम हुई हैं, 3-4-5 रुपये का फ़र्क ज़रूर पड़ा उसमें। वो क्रेडिट आप देखिए जो भी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। गंदम की कीमत कम हुई, रोटी की अल्टीमेटली कम हो गई, डबल रोटी की कीमतें अभी भी ज्यादा हैं। गंदम के ऊपर नहीं, मैं सब्जी की बात की। अच्छा, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो कीमतें कम हुई हैं ना वो ये हैं। मतलब अब रोटी की कीमत कम होगी ना, अब लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कोई जाके डबल रोटी की कीमतें भी कम करा दे। वो तो उतनी की उतनी मिल रही है डबल रोटी की कीमत। अब इस पे बात आती है कि आपकी गुड गवर्नेंस कहाँ पे। गुड गवर्नेंस की बात उस वक्त आती है जब आपकी इंतज़ामिया आपके सरकारी जो नर्ख हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो। सिंपल सी बात है। खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक
कि पेट्रोल हमें सस्ता दें, हमें बिजली सस्ती दें, हमें गैस सस्ती दें। जब ये चीज़ें आप सस्ती कर देंगे, आपकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन ये ख्वाब सहाना है, ये ख्वाब बहुत 3 दूर दिन है। पहले के लिए हमारे पास लीड स्टोरी ये थी कि कूड़ा टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। अब आज की खबर ये है 3 से 5 मरले के घर से माहाना 718, 5 से 7 मरले के घर से 938 रुपये वाटर चार्जेस की वसूली होगी। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, जो फिक्स्ड किया जा रहा है हर चीज़, तो लोगों के लिए तो मुश्किल ऑन है रिसोर्स ही। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का आपने जो हर प्लान महीने है, एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लिया, चाहे आप उससे कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट को जो प्रपोजल गई है पानी के ऊपर, अभी इसकी अप्रूवल तो नहीं हुई, लेकिन ये सिफारिशात की गई हैं महकमा हाउसिंग की तरफ से और तमाम वासास की तरफ से कि उनके टैरिफ रेट जो है वो बढ़ा दिए, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 सालों से उनके टैरिफ रेट जो है वो नहीं बढ़ाए गए। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आइंदा आने वाले नए माली साल का जो बजट 2024-25 का जो कि जून में पेश होना है, उसके अंदर आप वाटर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए जाए। तो उसमें आप ये 3 से 5 मरला से जो घर है, इनसे माहाना टैरिफ की बुनियाद पर 718 रुपये जो है, उसके हिसाब से आप उनसे बिजली और पानी का बिल जो है वो वसूल करेंगे। 7 मरला घरों पर 938 रुपये वाटर चार्जेस की जो है वसूली। तो ऐसे ही ये 2000 रुपये तक ये टैरिफ जो है बढ़ाया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि इससे वासा के ऊपर जो आप उनको सब्सिडी देते हैं, उनको ग्रांट्स देते हैं, उनका अपना एक ऑन रिसोर्स रेवेन्यू जो है बढ़ाया जाएगा। अब महकमे अपनी ब्रीफिंग में ऐसे ब्रीफ करेंगे जैसे कि वो साल के बाद अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं है। जो उनकी अपनी ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें बताया जाता है कि अगर गवर्नमेंट ये प्लान अप्रूव करे तो हम इससे 5 अरब 6 अरब 7 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करते हैं, जो कि ट्रेजरी अकाउंट्स के ऊपर हम उसका बोझ नहीं बढ़ने देंगे जब हमारे पास बजट नहीं होता। तो ये वासास का प्लान है। और उसके बाद जो कूड़ा टैक्स आपने बात की, कूड़ा टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो लगा रही है। उसकी वजह ये है कि आप शहरों में LWMC के लोग काम कर रहे हैं, LWMC दूसरे दीगर शहरों में जो उनके मुतलका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उनसे उनका ऑन रिसोर्स रेवेन्यू जो है असल में वो बढ़ाने की सिफारिशात है। वो क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, आपके ऊपर IMF जो है वो आपको घर चलाने के लिए पैसे दे रहा है, घर चलाने के लिए पैसे दे रहा है। तो उनकी डिमांड्स हैं कि अपने रेवेन्यू जो है वो बढ़ाए। मतलब अना यूसुफ के एक्सपेंडिचर अगर 2000 रुपये है तो वो कहते हैं कि अना आपकी इनकम जो है वो 100 रुपये है, तो आप लिहाजा अपनी इनकम जो है वो बढ़ाएं। इनकम बढ़ाने के लिए फिर हम और मैं इनके ऊपर बोझ डाला जाता है, आवाम के ऊपर महंगाई का बम जो है वो गिराया जाता है, फिर वो उनसे यानी फिर आवाम को फर्क नहीं पड़ता आप सब्जियों की कीमतें कम करें, आवाम को फर्क नहीं पड़ता आप रोटी की कीमत कम करें, क्योंकि आवाम के मसाइल तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हर महीने जब आपको बताते रहेगा असल रिलीफ मिलेगा। खोकर साहब ने बात ठीक है कि आप बिजली सस्ती करें, आप गैस सस्ती करें, आप पेट्रोल सस्ता करें, डॉलर की कीमत को कंट्रोल करें, तो नीचे लेकर। ये 4 चीजें जब आप कंट्रोल करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। लेकिन इस पे गवर्नमेंट चाहती भी है सब्सिडी दे, लेकिन दे नहीं सकती क्योंकि IMF का प्रेशर है। बात मैं कहूंगा कि अब क्योंकि बजट आने वाला है तो सैलरी तबका जो है हमारा वो बहुत ज्यादा पिसा हुआ है। तो बिजनेसमैन जो होता है वो मेरा अपनी बात करें नहीं, मैं सैलरी तबके की बात करता हूँ। तो हुकूमत को चाहिए कि जो सैलरी है कम से कम 100% जो है ना सैलरी में इजाफा करें बजट में, और ताकि लोगों को रिलीफ मिले, लोग सुख का सांस ले सके। लोगों के बिजली का जी बिल्कुल बिजली का बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, और लोगों की 5 तारीख को पहली को तनख्वाह आती है, 5 तारीख को तनख्वाह सरकारी मुलाजमिन की खत्म हो जाती है। बेचारे सारा महीना जो कर्ज लेकर, लोगों से उधार लेकर, मांग कर, दुकानदारों से उधार खा कर ये तो रियलिटी है, वाकई ऐसे हो रहा है। लेकिन 100% इजाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरों की आड़ में खोकर साहब अपने दिल की बातें कहना चाह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर यह है, बिजली और गैस महंगी, रोटी सस्ती कैसे बेचे? तंदूर मालिकान का रोटी 14 रुपए की बेचने से साफ इनकार। अब ये हटदर्मी है क्योंकि हालात इनकी फेवर में जा रहे हैं। गैस इन्हें सस्ती दी जाती है, गंदम की कीमत भी कम हो गई, और ऐसे में फिर रीज़न क्या है अली? देखें, अगर वो कह रहे हैं कि बिजली गैस महंगे तो हम तंदूर मालिकान जो है वो रोटी कैसे सस्ती कर दें? सिंपल सी बात है ना, बिजली कहाँ पे है? अभी गैस की खबर आपने सुन ली, तब इसके बाद जब वो अपना कंपैरिजन करेंगे एक बिजनेस का, तो उसके मुताबिक तो वो फिर उनके पास ओवरलोड ही है ना, फिर तो अपने जेब से तो पैसे उन्होंने रोटी थोड़ी ना बना के देंगे। आप सिर्फ एक गंदम की कीमत को मद्देनजर रखकर आप ये फैसला करते हैं। सस्ती मिलती है गैस, इनको मुख्तलिफ यूनिट्स है ना। अब अगर कोई LNG इस्तेमाल करे तो उनको कैसे गैस सस्ती मिल सकती है? उनके पास क्या क्राइटेरिया गैस सस्ती देने का? रोटी का मुकम्मल हुकूमत का टोपी ड्रामा है
मुझे बताया कि तंदूर से जाकर कितने लोग रोटी लेते हैं, मुझे ये बता दें। बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। लोग घरों में रोटी पकाते हैं और घरों में रोटी के लिए लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों को जनरल स्टोर की चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, लोगों को मेडिकल स्टोर की चीजें मिलनी चाहिए सस्ती, लोगों को स्कूलों की फीसों में राहत मिलनी चाहिए, लोगों को हेल्थ में राहत मिलनी चाहिए, लोगों को बिजली के बिल, गैस के बिल सब्सिडी मिलनी चाहिए, लोगों को ये जो अभी देखें, अभी आपने खबर पढ़ी थी LNG की कीमत 6 रुपए बढ़ा दिया, अगर रोटी 1 रुपया कम कर दी तो LNG की कीमत भी 6 रुपए बढ़ा दिया, ये 6.5% बढ़ा दिया। फिर ये 3 से 5 मरले के घर पर 718 रुपए टैक्स लगा दिए। ये क्या है? अगर उधर से 1 रुपया रोटी कम की है तो इधर से इतना टीका लगा दिया बड़ा। ये क्या हुकूमत है? ये हुकूमत की खुली मुनाफकत है जो आवाम के साथ कर रही है। इधर से जो भतीजी है वो रोटी सस्ती कर देती है, उधर से चाचा जो वज़ीर आज़म है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा देता है। पेट्रोल की कीमत देखे कितनी है, आप देखे खुद। बिजली की कीमत देखे, कभी किसी मुल्क में, कल मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में मिलती है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, किसी अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे अखबार का नाम भूल गया, वो वहाँ रिपोर्ट आई थी। अब देखें बिजली इतनी महंगी हो गई है, अब रात को आप, मैं एक घर जिसमें रहता हूँ AC के बगैर नींद नहीं आती, बैठा नहीं जाता कमरे में, कूलर लगाते हैं तो हवस हो जाती है और मजबूरन AC चलाते हैं तो 50,000 बिल आ जाता है। अब बताए तनख्वाह अदा करें, घर का बच्चों का खर्चा पूरा करें या 50,000 रुपये बिजली का बिल दें। अब एक आम बंदा बेचारा कहाँ जाए? अब एक बिजली AC के बगैर नींद नहीं आती या कूलर के बगैर नींद नहीं आती और बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है। ये रिलीफ गवर्नमेंट को दे, जी रोटी सस्ती कर दी, रोटी सस्ती कर दी, क्या ड्रामा है ये टोपी ड्रामा खत्म होना चाहिए रोटी वाला। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें बिजली सस्ती चाहिए, हमें गैस सस्ती चाहिए, हमें मेडिकल की चीजें सस्ती चाहिए, हमें हेल्थ सस्ती चाहिए, हमें एजुकेशन फ्री चाहिए, हमें ये चीजें, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें ये चीजें सस्ती चाहिए। मुतालबा तो दुरुस्त है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक चीज, आप एक जज्बातीपन देखें, हालात अना ऐसे ही हैं। आप सड़क पर जाके किसी से पूछें, पहली बात तो वो आपसे जल्दी बात नहीं करेगा, उसने कहना जाओ यार, आपसे बात करने का क्या फायदा है, कुछ नहीं। लोगों में गुस्सा है ना, गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है कि आप, वो कहते हैं जब हमने अपनी चीजें पहुंचा भी दी हैं और किसी पे असर ही नहीं होता तो फिर सर खपाई करते। सिंपल सी बात है, गैस महंगी, बिजली, जो ये फैसले करते हैं ना, जिन लोगों ने ये फैसले किए हुए, उनकी बिजली भी नहीं सस्ती, उनको बिजली भी मुफ्त है, उनकी गैस भी मुफ्त है, उनके लिए रोटी भी मुफ्त है, उनके लिए पेट्रोल भी मुफ्त है, उनके लिए मुलाजिम मुफ्त है। उन्होंने ना तो किसी को तनख्वाह देनी है, ना कोई उन्होंने अपनी यूटिलिटीज़ का उन्होंने पेमेंट करनी है। तो लिहाजा जो लोग ये फैसले करते हैं उससे उनको कोई असर नहीं पड़ता। जो एक रिच वेल्थी लोगों का एक है, उनको तो इन चीज़ों पर कोई असर नहीं है क्योंकि उनकी आमदन बढ़ रही है, उनका रोजगार और सिविल सेक्रेटरी जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक मुनाफिकत की इंतहा देखें कि जिस सेक्रेटरी की तनख्वाह 3 लाख रुपया है उसको घर का बिजली का बिल जो है ना वो टेलीफोन का बिल फ्री है, और जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपया है वो अपनी तनख्वाह से बिजली का बिल दे और गैस का बिल दे। इतनी बड़ी मुनाफिकत सेक्रेटरी में ब्यूरोक्रेसी के साथ हो रही है। ये देखे ये क्या हो रहा है, ये देखे इस तरह। फिर उसको जिसकी 3 लाख रुपया सेक्रेटरी की है उसको पेट्रोल मुकम्मल फ्री है, और जो बेचारा छोटा मुलाजम है वो मोटरसाइकिल पर जब पेट्रोल खर्च करके अपनी जेब से आता है उसका पेट्रोल भी महंगा है। चीजें समझ से बाहर हैं कि अभी ये रिसेंटली जो ईरान के सदर जो शहीद हुए हैं उनके घर की तस्वीर वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक सदर का घर कितना सादा है। वो नीचे ज़मीन पे बैठ के वो सारे उनसे मुलाकात करते थे, वो एक तस्वीर आई तो लोगों ने लिखा होता है कि ये एक अच्छा पावरफुल मुल्क है जिसके ऊपर सैंक्शन भी बहुत ज़्यादा है USA की, लेकिन उनके सदर का घर देखें तो हमारे यहाँ पे आपने 30-30 करोड़ रुपए का घर जो है एक ब्यूरोक्रेट के लिए बना के आप DHA में दे रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको ख़त्म करनी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं या जो लोग ये फैसले कर रहे हैं वो ना तो बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं, ना पेट्रोल अपनी जेब से डलवाते हैं, उनको सरकार तनख्वाह देती है, लिहाजा मुफ्त उनके मुलाजमीन हैं, तो ये उनकी आसाइशें मिलती है, तो उनको फैसले करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको आवाम भेड़ बकरियाँ नज़र आती हैं, उनकी नज़र में ये भेड़ बकरियाँ हैं, इनके ऊपर बोझ डाल दो, ये गधे की तरह काम करते रहेंगे, गधे की तरह ये टैक्स देते रहेंगे, तो लिहाजा ये नहीं निकलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप सड़कों पर निकलेंगे एहतजाज करेंगे तो फिर आपको रगड़ दिया जाएगा, फिर आपको पकड़ा जाएगा। इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है कि एहतजाज की तरफ चलें। सनतकारों की बात कर लेते हैं। सनतकार परेशान हैं, भारी बिजली बिलों से इंडस्ट्री का पहिया रुक गया है। इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हाँ। महंगी देखें, चाइना में जाके ना और मुख्तलिफ ममालिक में आप जाके देखें, बिजनेसमैन को, सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैक्सिमम रिलीफ चलेगा। मेरा छोटा भाई मुझे बता रहा था कि एक जो सैलरी पर्सन USA में है ना उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उसके ऊपर टैक्स कम है।
क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत तरजीह और प्रोटोकॉल देते हैं। कहते हैं कि ये बंदा बिजनेस लेकर आ रहा है, इस बंदे ने हज़ारों लोगों को रोज़गार देना है, ये पाक की जो अपने मुल्क की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएगा, उसमें सरमायाकारी करेगा, तो उससे उसकी इनकम जो है बढ़ेगी, उसका डेफिसिट कम होगा। तो लिहाजा वो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। चाइना भी इसी तरह वही इसी मॉडल को अप्लाई करता है। वो कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनको सहूलत दें, इनके लिए वन विंडो सेल हो, इनके लिए जो रेट हैं बिजली के दीगर अशिया के वो आम मार्केट से कम हो। लिहाजा इनको जब ऐसी सहूलियात देंगे तो वो आपकी मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, आपको रोज़गार देगा। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं सनतकार वो हमेशा रोते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही, इंडस्ट्री आपकी बंद असल पड़ी है। में इसकी वजह यह है कि जो हमारी हुकूमत है ना, उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो सनत या ज़राअत नहीं है। हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी के अपोजिशन को दबाना, बस जितना जोर होगा वो नहीं, अब प्रोपेगेंडा सारा सियासत से तो बाहर निकलना अब होगा। सियासत से बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे हम तरक्की नहीं और कर ये सकेंगे। इंतकामी और इस सियासत वक्त है। देखिए ज़राअत जो है वो किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही, और गंदम हुकूमत ने 3900 रुपया जो है ना फी मन हुकूमत गंदम का रेट मुकर्रर किया हुआ है, जबकि जो आड़ती है या जो मिडल मैन है वो 2500 रुपये या 2800 रुपये के हिसाब से जो काश्तकारों से गंदम खरीद रहा है। काश्तकार रो रहा है आज बेचारा, वो बेचारा क्या करे। अब आइंदा साल गंदम नहीं लोग नहीं लगाएंगे लोग गंदम, ये गंदम बोएंगे। अब देख हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, आगे फिर क्या? दूसरा सनत है, सनत हुकूमत की तरजीह नहीं है। सनत वाले एक्टमा वाले देखे रोजाना रोते रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की कास्ट बढ़ गई है, हमारी गवर्नमेंट कास्ट अब बढ़ गई इससे है। होगा अब क्या कि वो क्योंकि सनतें चलेंगी नहीं तो काम कम कर देंगे, मजदूरों को जो है उनकी तादाद लोग कम कर बेरोजगार देंगे। हो जाएंगे, वही ना, बेरोजगारी होगी और आपकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंपोर्ट बढ़ेगी, आपकी यहाँ पे चीज़ें जो है वो महंगी होना शुरू हो महंगी हो जाएंगी। जाएंगी। ये मतलब आप चीज़ें यहाँ पे बनाएं, आप लोगों को रोजगार दें, आपकी वो चीज़ तभी की कीमत मुमकिन है ना जब आपके value। सनतकार को यहाँ पे सनतकार को सहूलियात दी जाए सहूलियात और वो दी मिलेंगी, नहीं जा बिल्कुल रही सिंपल सी हैं। बात है। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम अगली खबर की तरफ आएंगे जी। ट्रैफिक में खलल की बड़ी वजह सिविल वर्क है। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पुलिस से तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर कैसे होगा, हुकूमत को तजावीज़। जी बिल्कुल, ये सिविल वर्क जो है ये ट्रैफिक के निज़ाम में खलखल बिल्कुल नहीं पैदा करता। ये किसी ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। ट्रैफिक का निज़ाम उस वक्त खलखल पैदा करता है जब आप लेन और लाइन की खिलाफवर्जी करते हैं। आप लेन और लाइन की खिलाफवर्जी ना करें तो ट्रैफिक कभी भी खलखल नहीं पैदा होती। आप ट्रैफिक के सिग्नल को वायलेट ना करें, कभी ट्रैफिक नहीं होती। आप सिविल वर्क तो एक रोड के एक साइड पर हो रहा था, दूसरी साइड पर ट्रैफिक गुजर रही होती है, वो सिविल वर्क कहाँ ट्रैफिक रोक रहा होता है? सिविल वर्क ट्रैफिक नहीं रोक रहा होता। मैं अग्री नहीं करूंगी, होता नहीं, है। मैं सिविल वर्क से खोखा साहब लैंड होता है, और लैंड होता की है। खिलाफवर्जी होनी मैं चाहिए। आपकी बात अब भी जब बिल्कुल- अपनी लैंड आपकी तोड़कर बिल्कुल- देखिए मोटरसाइकिल वाला कार वाली लैंड में आ जाएगा, कार वाला मोटरसाइकिल वाली पॉइंट लैंड पे आपका चला बिल्कुल जाएगा। ठीक है। आप ट्रैफिक का इशारा तोड़ेंगे, आगे से वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए ट्रैफिक को आएंगे, साहब फिर आपका ट्रैफिक पॉइंट बिल्कुल टूटेगी। ठीक है, लेकिन सिविल वर्क भी अली है इसमें रुकावट, मान लें। सिविल वर्क बिल्कुल है रुकावट, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जब आप एक प्रोजेक्ट, एक सड़क के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करके बैठे हो तो जहाँ से चार लेन्स के अंदर ट्रैफिक गुजर रही होती है, अब वो ट्रैफिक 2 लेन्स के अंदर गुजरेगी तो ट्रैफिक में खलल तो आएगा, क्योंकि 2 लेन्स आपकी कवर कर ली सिविल वर्क्स ने, तो लिहाजा खलल इससे ज़रूर पैदा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। ये बाहर भी किसी मुल्क में चले जाए, वहाँ पे भी अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क किसी रोड के ऊपर चल रहा है तो वो ट्रैफिक का रुकावट में बायस बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें उसका मुतबादल हल निकालना है। अब ये जो इनकी तरफ से दी गई है ये एक आंसर ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि खोखर साहब की बात भी ठीक है कि हम कुछ लोग, हमारी भी गलतियाँ हैं, हम लोग जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। अब हमारा ये वाला सिग्नल आप देख लें, अगर एक वार्डन ही ना खड़ा होगा तो यहाँ पर आपको ये सारा दिन चौक रहता कर रहे थे, मैं हर रोज चौक रहता है ये। वैसे अली एक चीज मैंने भी नोटिस किया, इस सिग्नल का ड्यूरेशन ज्यादा है, इधर ज्यादा देर रुकना पड़ता है बाकी सिग्नल कंपैरिजन। नहीं ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि लोग जल्दी में होते हैं कि हम निकल जाए, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, मतलब खुद आपने खुद देखना होता है। 6 मोटर बाइक्स आपको एक ही मिनट में गुजरती नजर आती हैं। 1 मिनट में इतने बेसब्री यही लोग हैं। हादसात की वजह बनते हैं, आप फॉलो नहीं करेंगे। जब आप इसी तरह दूसरे के सिग्नल तोड़ के आप गुजरेंगे तो आगे वाला जब आएगा वो फिर ट्रैफिक का कंजक्शन बनेगा, सही है। ट्रैफिक चौक हो जाएगी, तो वो फंस हो जाएगा जो कि रूल्स को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। ये बात खोखर साहब की ठीक है कि हमारी भी गलती कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। और दूसरी वजह ये कि कुछ हमारा स्ट्रक्चर प्लान भी ठीक नहीं है। हमारे जो प्लानिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े तनख्वाहें जो ले रहे हैं, उनकी प्लानिंग भी माशाल्लाह ऐसे से होती है कि वो सिर्फ सोचते हैं 1 साल का, वो 10 साल की प्लानिंग का नहीं सोचते। अगर फिर वो कोई अफसर कुछ जान की बाजी लगा के 10 साल की प्लानिंग भी करे ना,
फिर सरकार उसको नहीं मानती। बिल्कुल सही। फिर वो सरकार को कह देते हैं कि जनाब ये हमारी 10 साल की प्लानिंग है ताकि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो 10 साल तक प्रॉपर चलता रहे। जब वो प्लान लेके जाते हैं फिर गवर्नमेंट के पास रखते हैं, फिर उनको डिमांड चाहिए बड़े पैसों की। मतलब एक प्रोजेक्ट आप एकड़ में बना रहे हो, उसकी कॉस्ट जो है वो 3 अरब तक चली जाएगी। फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको अप्रूव नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्सचेकर भी देखते हैं। तो लिहाजा हमारी जो लॉन्ग प्लानिंग है उसके अंदर भी फुकदान है, कुछ पैसों की वजह से, कुछ सियासतदानों की वजह से। और बाज़ का हर्डल ब्यूरोक्रेसी भी बनती है। वो कहती है कि काम अगर 20 में हो रहा है तो 20 में करके निकल जाओ, 100 रुपये लगाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर काम जैसा होता है वो सामने आ जाता है। कुकर साहब, ये तो ट्रैफिक के लिए उन्होंने तो तजावीज़ पेश कर दी, आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि जो लोग हैं, आवाम को चाहिए कि वो लेन और लाइन की जो है ना खिलाफ वर्जी कभी ना करें। मोटरसाइकिल वाला अपनी लाइन में रहे, कार वाला अपनी लाइन में रहे और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ना आए। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। बिल्कुल, ये इतना फॉलो कर ले तो इससे 80% आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट खुद बेहतर सिर्फ होगी। रूल्स को फॉलो कर लें। दूसरा ये कि जो बड़े बड़े हुकूमत लाहौर शहर में फ्लाईओवर अंडरपास बना रही है, इसकी बजाय जो है वो यू टर्न ज्यादा बना ले और कट ज्यादा लगा ले, ताकि वो भी ट्रैफिक प्लानिंग करती रहती है ना कि दुरन आप खबरें देता रहता है कि फला जगह फ्लाईओवर बनना है, फला जगह अंडरपास बनना है। कागजों में प्लानिंग होती रहती है। इस वाले से राउंड अबाउट जो है ना ज्यादा बन जाए, कट ज्यादा बन जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए उस पर भी काम हो जाए। दे दें, फिर ब्रेक की तरफ चलें। रोड के ऑडिट करवाएं, ऑडिट करवाने के बाद अपनी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल करें। बिला वजह किसी सड़क को उखाड़ने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है, ये हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए, आप यकीन माने अली पहले होता था पीक आवर्स में आप बाहर जाए तो ट्रैफिक होती थी, अब आप किसी भी टाइम चले जाए, यकीन माने पूरे दिन में ट्रैफिक है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी बात ठीक है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करेंगे तो लोग अपनी बाइक और अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने दफ्तर, अपने कामकाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं। अपने रोड्स का ऑडिट करवाएं, रोड्स की बेहतरी का जो प्लान है वो तैयार करें, और प्लानिंग 1 साल की नहीं, 2 साल, 10 साल, 15 साल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, ताकि आपके लोगों को 15 साल तक आप वहाँ पे पैसा ना खर्च करें। आप 1 साल के अंदर पैसा खर्च करके लगाते हैं एक सड़क के ऊपर, अगले साल फिर उसी सड़क का प्लान आप लेकर आ जाते हैं। इसी चीज़ में अपने पैसे मत बनाएं, गवर्नमेंट का भी, ट्रेजर का ख्याल रखें और लोगों का भी ख्याल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी आपकी, खोकर साहब की जिम्मेदारी है रूल्स को फॉलो करें। यस, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर अली वाला पॉइंट बड़ा बेस्ट था कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ये बार बार प्लानिंग, हर साल बाद ये कागजों पे जितने पैसे लग जाते हैं, प्लानिंग्स पर, मीटिंग्स पर लग जाती हैं ना, ये तो कभी आवाम के सामने चीज़ें आई नहीं हैं। हम वाइंड अप इस खबर को इस तरह से करेंगे कि तजावीज़ जितनी मर्जी कोई भी पेश करता रहे, आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ बुनियादी ट्रैफिक के जो कवानीन है उनकी अगर आप पासदारी करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अद्वियात की किल्लत में मुलविस काली भेड़ों का मुहासबा करेंगे। वजीर सेहत का ये कहना है, ख्वाजा इमरान नज़ीर से ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स की मुलाकात हुई है। हर 4 दिन बाद ये मसला सर उठा लेता है कि फ़लाँ दवाई जो है वो नायाब है, फ़लाँ दवाई नहीं मिल रही है और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है। और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि निगरान दौरे हुकूमत में हस्पतालों में इतने ज़बरदस्त काम किए गए, अब क्या फ़ायदा होगा उन सब चीज़ों का जब उसको कोई दोबारा से मॉनिटर नहीं करेगा, जब वहाँ पर जाके देखेगा नहीं कि जो चीज़ें बेहतरी के लिए की गई उनको आगे कंटिन्यू रखा। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। दूसरी तरफ आपके यंग डॉक्टर्स हड़तालें किए बैठे हैं, उनकी हटदर्मी अपनी तरफ, बाहर अद्वियात नहीं मिलेंगी, तो फिर आवाम को रिलीफ कौन देगा? अली, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी क्योंकि फिर आप पर आती हूँ। खबर की हद तक जो बयान दिया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है कि हम उनका मुहासबा करेंगे, काली भेड़ों को गिरफ्तार करेंगे। देखें, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उनको बुनियादी हक मिले, लेकिन इन काली भेड़ों के पीछे है कौन? ये तो पूरा माफिया है, पूरा माफिया ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मिनिस्टर साहब को सब पता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो बेबस होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो माफिया ऐसा है, वो माफिया पीछे तक पहुँचता है, इनकी पूरी हिरार्की के ऊपर उन्होंने कब्जा किया होता है, तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। यानी वो ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आपने उनको हाथ डाला, वो सारी अद्वियात पीछे लेके चले जाएंगे, वो कहेंगे अब कर लें आप। तो लिहाजा ये मसला बहुत बड़ा है, इस पर कंट्रोल आपने बाहमी मशावरत के साथ ही करना है। और खुदारा
आप 50 से 60 अरब रुपए हॉस्पिटल्स को सिर्फ अद्वियात की मद में देते हो, तो फिर बंदा अगर हॉस्पिटल का एक मरीज़ वो बाहर जाके अपनी अद्वियात मेडिसिन ले, तो फिर सवालनामा तो होगा ना कि आपने 60 अरब रुपए एलोकेट किए, वो कहाँ खर्च किए गए। अद्वियात की मद में आपने बिल्कुल रखे, ऐसे ही है। अद्वियात की मद में आपने इजाफी बजट भी, अब मुझे याद है कि निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी बजट तक दिया गया कि आप मेडिसिन को पूरा करें। वही तो मैं कोई कह रही हूँ, बंदा उस बाहर न चीज़ जाए को अब मेडिसिन आप लेने। मॉनिटर ही नहीं करेंगे तो फिर चीजें किस तरह सिंपल सी बात है, सिंपल सी आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको कौन फिर आप बिल्कुल ऐसे। मेडिसिन की लेने के लिए आना भी जो है एक वो कमेंट मेडिकल स्टोर चाहिए, बाहर फिर मुझे चाहिए। एक बड़ी स्पेशल खबर डिस्कस करनी है। खोकर साहब एक कमेंट दे। जी बिल्कुल, इस वाले से दवाइयां देने तो बाद की बात है, पहले अस्पतालों की हालत तो बेहतर कर ले। चिल्ड्रन अस्पताल में एक बच्चा डॉक्टरों की गफलत से फौत हो गया और डॉक्टरों ने फिर हड़तालें शुरू कर दी हैं। ये गवर्नमेंट से तो अस्पताल चल ही नहीं रहे। पहले हुकूमत अस्पताल चलाएगी तो बाद में दवाइयां मिलेगी ना, लोगों को सर्विस डिलीवरी नहीं मिल रही। एक बच्चा फौत हो गया चिल्ड्रन अस्पताल में और वजीर आला के कान पर जूता नहीं देंगी और डॉक्टरों ने आगे से हड़ताल कर दी है। बिल्कुल। ये देखें क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों पे जो है वो आपको ध्यान भी रखना है। बाकी रह गई अद्वियात की किल्लत, तो उस पर खालिद साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अवाम के बुनियादी चीज़ें, अब बुनियादी अवाम की ये जो है वो ज़रूरियात हैं, इन पर प्लीज़ जो है ज़रूर ध्यान दो और अवाम को सहूलत दें। अच्छा जी, भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर आज़म ने बड़ी स्पेशल बात की है। वो जो 2015 में खोखर साहब ने तौबा तौबा की थी, एक बार फिर मोदी ने उनका जिक्र कर दिया। अली बिल्कुल, कल से ये सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि हमें याद है 2015 में साथ बैठे और हम जिक्र ना करें फिर ये तो। 2015 में खोखर साहब जो हैं, क्योंकि मोदी उस टाइम भी स्टूडियो में मैं थी और बाहर खोखर साहब भी मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अचानक वो अफगानिस्तान से गुजरते हुए उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन किया कि जनाब आप कहाँ। उन्होंने कहा मेरी नवाज़ी की शादी चल रही है तो आप भी आ जाएं। तो वो उन्होंने उनका जहाज़ जो है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो खोखर साहब ने वीपर देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बगैर वीज़े के जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर हो चुके। तो फिर इनका एक मशहूर जो साइन था वो मशहूर हुआ था, वो खोखर साहब करेंगे कि वो क्या किया था। वो मतलब आपने प्लान करके किया था? बिल्कुल अचानक आइडिया आया कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान का अपना आइन है, पाकिस्तान की अपनी पार्लियामेंट है और हमने आज़ादी जो है ये तोहफे में नहीं मिली, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। तो किसी को कोई भी हो, मोदी हो या कोई और हो, वो बगैर वीजे के पाकिस्तान क्यों आए? जब एक वीजा सिस्टम है, वीजा लेकर पाकिस्तान आए, हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। इस पर मैंने तौबा की थी और नरेंद्र मोदी ने कल जो इंडिया टुडे को अपना इंटरव्यू दिया उसमें उसने कहा कि मैं बगैर वीजे के गया था। उसने अब दोबारा फिर एक्सेप्ट माना है कि मैं बगैर वीजे के गया था। बिल्कुल, और इस वाले से वो बकायदा कह रहा है कि बगैर वीजे के गया था। और इस वाले से मैं आइंदा भी कहूंगा कि पाकिस्तान वीजा जो सख्ती होनी चाहिए, जो गैर मुल्की अफगानिस्तान के बॉर्डर से या ईरान के बॉर्डर से या इंडिया के बॉर्डर से दाखिल होते हैं उनका दाखिला रोकना चाहिए। वीजा के साथ हर को आए। पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। वाकई तौबा तौबा वाली बात थी कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। जी बिल्कुल, तौबा वाली बात है और बिल्कुल ये तौबा का मकाम था। ये तौबा वाली बात थी कि बगैर वीजे के इंडिया वज़ीर आज़म क्यों पाकिस्तान आया। ये क्लिप बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद इंडिया टुडे ने खोखर साहब को बकायदा लाइव लिया था। हर उनके प्रोग्राम में हमने देखा इसका जिक्र हुआ। फिर हर प्रोग्राम सोशल मीडिया पे खोखर साहब इतना वायरल हो चुके थे, अब तो मेम्स बन गई इनकी। बिल्कुल ऐसे जब किस तरह की सोशल मीडिया पे मेम्स आती है ना तो वो खोखर साहब का साइन लाजमी होता है। तो ये तो तौबा का मुकाम है, तौबा। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो गिफ्ट्स बन गए। जब भी कोई बात इस तरह की होती है तो वो खोखर साहब वाला जो गिफ्ट है वो सामने आता है, तौबा। लिहाजा खोखर साहब एक वायरल हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, बगैर वीजे को क्यों आए? हमारी लाशों हम ऐसे नहीं आने देंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि चांद नवाब के बाद खोखर साहब का तौबा वाला जो सीन है ना वो किसी दिन किसी मूवी में आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तौबा खोखर साहब को मूवी की भी ऑफर हो जाएगी, खोखर साहब आपको जाने करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज वैसे ही दिन भी कुछ ऐसा है और टॉपिक भी, क्योंकि हमेशा आपके लिए बहुत स्पेशल रहता है जब हम आपकी स्किन की बात करते हैं, जब हम आपको आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त मशवरे देते हैं। गर्मियों में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को स्किन पर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जी। गर्मियों से स्किन पर दाने निकल आते हैं। घरेलू ख़वातीन जो कि घर में खड़ी होकर काम शाम करती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाती है। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। 25 मई है और स्किन पिगमेंटेशन से आगाही का आज आलमी दिन है। सो पिगमेंटेशन है क्या,
सो इसके लिए आपको करना क्या है, एहतियात क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और फिर इलाज क्या है, और फिर बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जी गर्मी से छाइयाँ पड़ जाती हैं, सनबर्न हो जाता है, हीट वेव की वजह से जो स्किन से आजकल लोग परेशान हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कंजा आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन के मुनासबत से क्या कहना चाहेंगी, पिगमेंटेशन होती क्या है? जी, पिगमेंटेशन ये होता है कि रंगत का ख़राब होना। पिगमेंटेशन में बेसिकली है कि हमारे फेस के ऊपर, वैसे तो बॉडी के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन हम आज फेस पे बात कर रहे हैं, तो फेस पे ब्राउन पैचेस का आ जाना, मतलब आपके रंग से थोड़े से गहरे रंग के पैचेस का बन जाना जो है उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। अब पिगमेंटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उसमें जो तिल बनते हैं या लेंटिजेंस बनते हैं या फ्रैकलिंग होती है, छोटे 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 ब्राउन स्पॉट्स, वो भी पिगमेंटेशन है। और अगर हम छाइयों की बात करें, मेलाज़मा की बात करें, तो वो भी पिगमेंटेशन है। अब मेलाज़मा, अब हर कुछ ड्रग्स हम लेते हैं, जैसे एक्नी के हम ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पिगमेंटेशन फेस पे आना शुरू हो जाती है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो जीनियाती, कुछ मर्ज ऐसे हैं जिनमें फेस पे पिगमेंटेशन होती है। तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसमें आप जो टॉपिक आप चाहेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे ये बता दें, वो जो हमने सबसे पहले पैचेस की बात की है, उसकी रीज़न क्या होती है और उसके लिए फिर आप क्या रिकमेंड इलाज करें? जी, जो पैचेस हैं, ये ब्राउन पिगमेंटेशन, ये ब्राउन पैचेस जो बन जाते हैं, उसको हम अपनी डॉक्टरी की ज़ुबान में मेलाज़मा कहते हैं और या आम ज़ुबान में छाइयाँ कहते हैं। तो छाइयाँ जो है, सबसे उसकी कॉमन वजह जो होती है वो सूरज है। सूरज जैसे ही आप देखेंगे गर्मियों की शिद्दत बढ़ती है तो चेहरे पे छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, डिसपिगमेंटेशन का मसला हो जाता है, रंगत ख़राब होना शुरू हो जाती है, डल टोन होना शुरू हो जाती है। तो उसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले सूरज से अपने आप को बचाना है। ख़ास तौर पे जो 3 बजे से सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे वाली धूप है, उसमें बिल्कुल भी मत निकलें, सूरज में डायरेक्ट चेहरा लेके ना निकलें। अपने चेहरे को कवर करें, चाहे सन ब्लॉक से कवर करें, अच्छे वाले सन ब्लॉक। और इसमें छाई से बचने के लिए हम कहते हैं विजिबल सन ब्लॉक होना चाहिए। जैसे अक्सर आपने करेक्टर्स को देखा होगा कि इतना मोटी तय उन्होंने लगाई होती है, दैट इज़ फिजिकल और बैरियर सन ब्लॉक। तो आपने बैरियर सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें जिंक ऑक्साइड हो या आयरन ऑक्साइड हो। उसमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि वाइट कास्ट नहीं चाहिए हमें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन सबसे बेहतरीन सनस्क्रीन्स हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते और वो आपको बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं सन के अगेंस्ट। तो सबसे कॉर्नर स्टोन या आपको कहें कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो यही है कि आप सूरज से बचें और अपने चेहरे को ढकें सनस्क्रीन के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं जी इंडोर सनस्क्रीन नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इंडोर्स भी सनस्क्रीन चाहिए। हमारी LED लाइट्स जो हैं ये UV रेज प्रोड्यूस करती हैं और इससे भी मेलाज़मा और छाइयाँ बनती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे तो ऑफिस वर्क है, हम सारा दिन स्क्रीन के सामने होते हैं, तो हमें क्यों छाइयाँ बन गई हैं? तो स्क्रीन से भी UV रेज आ रही हैं आपको, तो उसमें या तो आपने ब्लू फिल्टर लगा के यूज़ करना है या फिर आप सनस्क्रीन लगाएंगे ताकि आप छाइयों से बचे रहें। ठीक है। अब लोग कुछ चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी उनका ये मसला हल हो जाए, तो क्या कोई खाने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं? जी बिल्कुल, इसमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। ये तो हमने बताया है बचने का तरीका। अब लगाने वाली दवाइयों में बहुत सारे लाइटनिंग ब्राइटनिंग एजेंट्स आते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, मेडिकेटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके लगाने से छाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसमें अब कमर्शियल नेम्स तो नहीं हम ले सकते, लेकिन आपको कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ट्रेटिनोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन। ये हम अपने ये ख़ास फॉर्मुलेशंस में आते हैं और ये आपने रोज़ाना रात को लगाने होते हैं और 1 से 2 माह में आपकी छाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगेन छाई जो है वो एक दोबारा आने वाली चीज़ है, उसमें जाना तो है, लेकिन वो समझें कि स्टैम्प हो गई है, मोहर हो गई आपके, वो मोहर हो चुकी है आपके जो है स्किन के ऊपर। तो उसको आपने एहतियात के साथ ही कि सूरज से बचते रहें, अपनी दवाइयों का इस्तेमाल करते रहें, सनस्क्रीन से लगाते रहें, तो आप देर बाद छाई से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। अब कुछ लोगों का मसला ये होता है कि स्किन पे बेजा दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो फिर अपने निशान छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्किन में वो वाइट कलर के जो दाने होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? जी अच्छा, एक वाइट पैचेस बनते हैं, जैसे अभी आपने हम वाइट पैच की बात कर रहे थे। वाइट पैच अक्सर ये बहुत मिसकंसेप्शन है, लोग मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी से हमें वाइट पैचेस बनना शुरू हो गए।
तो ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल भी कैल्शियम की कमी नहीं है। नॉर्मली घर में बड़े ये कहना हाँ, बड़े सब ये कहेंगे कि कैल्शियम की कमी बच्चे को होगी, इसको खिलाते पिलाते नहीं, दूध नहीं पिलाते। ऐसा नहीं है, वो ड्राइनेस है, वो खुश्की के पैचेस हैं। उसमें आप अगर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या सिंपल पेट्रोलियम जेली भी बच्चे को लगाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि चंद ही दिन में वो पैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि वो बिल्कुल डी पिगमेंटेड पैच है, लाइक कि वो बिल्कुल दूध के कलर का सफ़ेद पैच बन गया, तो उस सूरत हाल में ज़रूर आप अपने डर्मेटोलॉजी से रब्ता करें, क्योंकि वो कुछ और बीमारी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब स्किन पे जो दाने हैं उसकी तरफ आ जाए, उसकी रीज़न क्या होती है? वो भी क्या गर्मी के असरात में है? जी, जो एक्नी की बात कर रहे हैं हम, एक्नी में देखिए, एक्नी जो है वो 80% पॉपुलेशन को होती ही है। जैसे ही आप एडोलेसेंस हिट करते हैं 14-15 साल की उम्र में, तो इनको हम उर्फ़ आम में जवानी के दाने भी कहते हैं। तो जैसे ही आप एडोलेसेंट को हिट करते हैं तो 80% पॉपुलेशन को आनी है। ठीक है, ये अल्लाह का निज़ाम है, हमारा सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप देखें कि आपने कभी 50 साल के बूढ़े में एक्नी नहीं देखी, तो ऐसे ही है, ये जवानी के दाने हैं। लेकिन हमने क्या करना होता है कि इसने तो आना है, इसका 10 इयर्स का ड्यूरेशन है, उसमें इसने रहना है। हम क्या कर सकते हैं कि हमने स्किन को बचाना है दाग धब्बों से और उसके स्कारिंग से। तो उसमें अर्ली ट्रीटमेंट्स जो हैं एक्नी के, खाने वाली दवाइयाँ, अच्छा, डॉक्टर साहब इसमें भी स्टेजेस होती है। कुछ लोगों की तो इतनी वर्स्ट कंडीशन फेस की हो जाती है कि वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसमें फिर क्या किया जाता है? देखिए, अगर तो वर्स्ट कंडीशन हो, जैसे 3rd ग्रेड एक्नी है, तो उसमें तो खाने वाली दवाइयाँ ही काम आती हैं। खाने वाली दवाइयाँ खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो 1st और 2nd स्टेजेस होती हैं, उसमें चूँकि ऑयली स्किन पे दाने ज़्यादा निकलते हैं, तो ऑयल को कंट्रोल करने से बहुत हद तक एक्नी से बचा जा सकता है। तो उसमें हम ऑयल कंट्रोल करने वाले क्लिनजर्स, फेस वॉश और ऑयल कंट्रोलिंग क्रीम्स और जेल्स देते हैं, जिससे एक्नी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा आपने अपने ट्रिगर्स को देखना है। बहुत छोटी चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोगों को चीज़ खाने से एक्नी हो रही होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से एक्नी है, कि कुछ को चॉकलेट से ट्रिगर हो रही है। बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत की गोलियाँ एक्नी का एक बहुत बड़ा कॉज है। तो अगर आप विटामिन B12 ले रहे हैं या विटामिन C ले रहे हैं, तो वो आपने नहीं लेना अगर आप एक्नी के मरीज़ हैं, क्योंकि उससे ट्रिगर होती है एक्नी। फिर आजकल सीरम्स का बहुत दौर है, हर कोई अपने फेस पे हर तरह के सीरम लगा रहा है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन C सीरम जो है वो एक्नी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो जिन लोगों को एक्नी होती है वो विटामिन C सीरम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विटामिन C एसिडिक सीरम है और वो स्किन के बैरियर को ब्रीच कर देता है और वहाँ पे एक्नी क्रिएट कर देता है। तो आपने विटामिन C सीरम नहीं यूज़ करना। या बहुत मॉइस्चराइजिंग सीरम्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, ये बहुत एक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स जो बड़ी थिक लेयर लगा देते हैं, वो भी एक्नी वाले लोगों के लिए नहीं है। सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि अगर आप स्किन का कोई इलाज करा रहे हैं तो बस कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाना चाहिए। सो मैक्सिमम मिनिमम इसके लिए कितना टाइम दरकार होता है? अगर हम पिगमेंटेशन की बात कर लें या एक्ने की बात कर लें, क्या इसके सेशंस होते हैं? अगर आप कुछ लेज़र वगैरह से लोग समझते हैं कि फौरी सब ठीक हो जाएगा, पॉसिबल होता है? जी, ऐसा पॉसिबल है। लेज़र से बिल्कुल पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होती है। 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 50% से ज़्यादा पिगमेंटेशन जो है वो आपके पहले सेशन में ही रिकवर होना शुरू हो जाती है। देखिए, चूँकि ये एक महंगा ट्रीटमेंट है, तो इसको हमने कभी भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं रखा। ठीक है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और ठीक है, फिर हम इसको कॉम्बो में दे देते हैं। लेज़र से वाकई ही पिगमेंटेशन सेटल होती है। इवन एंटी एक्नी लेज़र्स भी आ चुके हैं, जिससे आपकी एक्नी फ़ौरन से सेटल हो जाती है। लेकिन अगेन ये जेब पे काफ़ी भारी पड़ने वाले प्रोसीजर्स हैं, तो इसलिए पहले आप अपनी स्किन केयर रूटीन ठीक करें, खाने पीने की आदत ठीक करें, उसके बाद फिर अपने क्रीम्स, अपने उन सारी चीज़ों को देखें, सन अवॉइडेंस करें, उसके बाद फिर आप लेज़र्स की तरफ आएँ। डॉक्टर साहब, आपने खाने पीने की बात की, तो नॉर्मली जब एक्नी होती है तो घर में सब लोग कहते हैं इसके मैदे की खराबी है। सो क्या मैदा आपका ख़राब हो या ज़्यादा मसाले वाले खाने आप खाते हो तब भी आपकी स्किन पर एक्नी हो जाती है? एक्सक्यूज़ मी। जी, ऐसे हम शुरू में ये नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी रिसर्च ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो भी आपकी मैदे की ख़राबी होती है, आंतों की या मैदे की ख़राबी, वो स्किन को डैमेज करती है। तो अब इस पे जितनी भी रिसर्च आ रही है वो ये कह रही है कि हाँ, अगर आपके मैदे में ख़राबी है, आपके मैदे में एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो अपसेट हो जाते हैं तो आपकी स्किन पे एक्नी आ सकती है। ये लेटेस्ट रिसर्च कह रही है। पहले हम इसको नहीं मानते थे, लेकिन यस, ऑब्वियसली आप अच्छा खाएंगे तो वो अच्छा खाया वो आपकी स्किन पर नजर आएगा। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि नॉर्मली हमें गर्मी में फेस की केयर क्या करनी है, क्योंकि हमें लगता है बार बार ठंडा पानी मुंह पे डालें, अगर बार बार आप मुंह धोएं
और अब बार बार अगर फेस वॉश का भी इस्तेमाल है तो वो भी स्किन के लिए उस तरह से नहीं। तो नॉर्मली आपको स्किन केयर गर्मी में सजेस्ट क्या करना चाहिए? अच्छा जी, गर्मी में सबसे पहले तो ये कि आपने ऑयल कंट्रोल का ख्याल रखना है। एक बहुत अच्छा हैक है, मैं कहती हूँ कि अर्के गुलाब को एक स्प्रे बॉटल में, मिस्ट बॉटल में डाल के रख लें अपने फ्रिज के अंदर, और जैसे ही गर्मी से बाहर आएँ, वापस आएँ घर में, तो एक मिस्ट कर लें अपने फेस के ऊपर। उससे क्या होता है कि एकदम आप गर्मी की जो भी शिद्दत आपके फेस पे आई होती है, सनबर्न, एकदम से वो रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा ये होता है कि उससे ओपन पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि एक्ने की बड़ी वजह ही आपके ओपन पोर्स हैं। ओपन पोर्स में जैसे ही गर्दो गुबार इकट्ठा होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और एक्ने के दाने निकल आते हैं। लेकिन अगर आप अर्के गुलाब को इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बेस्ट टोनर है और बहुत सस्ता सा भी मिलता है। तो इससे ना सिर्फ आप गर्मी के असरात से बचेंगे, सन टैन से बचेंगे, बल्कि एक्ने से भी बचेंगे। चलें जी, ये तो आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप मिल गई है। सो गर्मी में आपने ये चीज़ रिपीट करनी है। बॉटल में एक शावर वाली बॉटल होती है, उसमें आप अर्के गुलाब डाल के अपने फ्रिज में रख ले। एक सूथिंग इफेक्ट भी मेरे ख्याल से बहुत सूथिंग इफेक्ट आता है। सो मैसेज क्या होगा आपका देखने वाले, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, पिगमेंटेशन के हवाले से तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी है। चाहे आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, बाहर जा रहे हैं कामकाज पे, अपनी रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही एक अच्छा सा सनस्क्रीन ज़रूर चेहरे पे लगा लें। सनस्क्रीन सिर्फ पिगमेंटेशन से नहीं बचाता, बल्कि ये आपको अर्ली एजिंग से भी बचाता है। आपके रिंकल्स, छाइयाँ अगर 10 साल बाद आनी थी तो वो पहले आ जाती हैं अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे की एजिंग को भी 10 साल लेट कर सकते हैं। चलेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप दे दिया आपको डॉक्टर साहिबा ने। ज़रूर इस पर अमल कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो हम अभी आपको बता रहे हैं जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं। रेट लिस्ट हमारी रिपोर्टर समरा फातिमा के पास मौजूद है। ओवर टू यू। इंतजामिया ने गरीब आवाम को किराम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में इजाफा और जायद निर्खों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट में जो सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं उनमें फ़र्क ताहाल बरकरार है। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज की कीमत 80 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये तक आवाम को दिया जा रहा है। और इसी तरह से लहसुन की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 245 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 255 रुपये तक उसकी फ़रोख्त जारी है। अदरक के हवाले से बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 530 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 550 रुपये तक उसकी फ़रोख्त जारी है। और इसी तरह से लीमू की कीमत जो है वो 545 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 565 रुपये में उसकी फ़रोख्त जारी है। आवाम जो सब्जियाँ ख़रीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि सब्जियाँ भी अब उनकी पहुँच से दूर होती जा रही हैं। तो उनकी इंतज़ामिया से और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये इल्तिजा है कि जो सरकारी निर्खनामे में कीमतें मुकर्रर की गई हैं उनका इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू समरा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई और आवाम का मुतालबा क्या है वो भी बता दिया जी। कंपैरेटिवली सब्जियों की कीमतों में बेहतरी है, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में हम देखते हैं उतार चढ़ाव रहता है। कभी महंगी हो जाती है, कभी सब्जी तो कभी सस्ती हो जाती है। इसमें इंतज़ामिया का रोल है, जो कि लोग चाह रहे हैं कि जी रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब होनी है जी मंडे को, लेकिन आप हमेशा अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं, सजेशन हम तक पहुंचाते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए वो हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब देखना चाह रहे हैं, ज़रूर हम तक अपनी सजेशंस पहुंचाएं। अगर कोई टैलेंट है तो वो भी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, आपको भी हम शो में मदद करेंगे। और बहुत ज़रूरी जो हमारा स्पेशल सेगमेंट आप लोगों के लिए है, यानी संडे और मंडे को जिनकी बर्थडे है वो पिक्चर्स भिजवा दें हमें। स्क्रीन पर नंबर है, तो इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।